वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन कैसे हैं आप? बहुत पूछ रहे थे सब कमेंट्स पे मेरे मुतल्लिक के कहाँ है, तो मैं ज़रा कुछ ऑफ किया हुआ था, कुछ ज़रूरी काम थे वो निपटाने थे बड़े अरसे से। मैं लोगों को बता रहा था इंडिया चला गया या ईरान चला गया, दोनों में से एक ही हो सकता है। इंडिया कोई चीज़ लेने गया हो, ईरान हो सकता है लड़ने के लिए गया हो। अगर लाहौर इंडिया या ईरान में है तो वो वहाँ था। ठीक है, तो कुछ ज़ाती काम निपटाने थे, बस अब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए और पूछने का और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं जी सीधा अपने वीलॉग की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे जी कि नरेंद्र मोदी एक घटिया इंसान अब वो किन हरकतों के ऊपर आ गया है कि पाकिस्तान की कामयाबी उसे हजम नहीं हो रही है। अब जेलसी के अंदर कोई किस हद तक गिर सकता है ये आपको पहली स्टोरी में मिल जाएगा। पाकिस्तान पे एक और जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की कामयाबियां हजम नहीं हो रही हैं और इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया का मजाक उड़ा रही है। और शायद इससे तवज्जो हटाने के लिए और अपनी अवाम के सामने माचो मैन बनने के लिए फिर कोई हरकत इंडिया कर सकता है, लेकिन उन्हें अंदाजा ये नहीं है कि जो एक छोटी सी लंगोटी उनके पास बची है, अगर पाकिस्तान ने वो भी तो फिर क्या बनेगा आपका। तो पिछली दफा बेइज्जत हो चुके हैं, इस दफा फिर इंडिया तैयार हो रहा है। तो ये होगी पहली स्टोरी। फिर आपको ये बताएंगे जी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत बड़े बयान दे दिए हैं ईरान के हवाले से और मुश्तबा खामनाई साहब के हवाले से, वो आपको बताएंगे कि क्या है। लेकिन स्टोरी ये बहुत बड़ी है और इससे जिसे कहते हैं ना जंग का रुख आपको पता चल जाएगा कि जंग किस तरफ जा रही है। पासदाराने इनकलाब के जो कमांडर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा और खौफनाक बयान दिया है इलाके के हवाले से। ये जानिएगा क्या है इस बयान से, आपको ये अंदाजा होगा कि इस जंग के बाद भी इलाके के हालात क्या हो सकते हैं। इस हफ्ते जी अमेरिका और ईरान के पाकिस्तान में मज़ाकरात हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, वो भी बात मैं एंड पे जाके करूंगा। पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ गंदे यूट्यूबर्स जो हैं जिनका ताल्लुक एक पार्टी से और वो पार्टी उसे डिसओन नहीं करती है, जब तक नहीं करेगी तो तब तक मैं उसी पार्टी का वो कहता रहूंगा, उनसे भी पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे जी कि मज़ाकरात जो पाकिस्तान में हो रहे हैं ये कब तक हो सकते हैं और क्या ईरान और अमेरिका अनकरीब पाकिस्तान के किस इलाके में बैठने वाले हैं, ये भी जानिएगा। अफगानिस्तान ने जी हार मान ली है, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल एंड पे बताऊंगा कि इस टॉपिक के साथ हम क्या करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। फिर जी इसराइल ने एक खौफनाक साजिश की और वो साजिश बेनकाब हो गई है। वैसे तो एक घटिया मुल्क है, जो एक शैतान या हुआ है वो कोई अच्छा काम तो वैसे ही नहीं कर सकता, लेकिन आपको दो साजिशें आज हम बताएंगे जो एक ही दिन के अंदर पकड़ी गई हैं, वो भी डिटेल जानिएगा। और फिर अब तक ईरान ने कितना नुकसान किया है मिडिल ईस्ट में मतलब अमेरिका और इजराइल का कितना नुकसान किया है वो जानिएगा। और अब जो लेटेस्ट लहर जो चलाई है वो बड़ी खतरनाक लहर है, किसके नाम की गई है, कहां कहां मारा गया है, क्या क्या नुकसान किया गया है, ये जानिएगा। ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और एंड पे आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब का मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, वो भी कर रहा हूं। और साथ आपको ये कि अगर आपको फेसबुक जो हमारा पेज है उसका लिंक शामिल होगा, उसे आपने फॉलो करना है। उसके साथ हमारा ट्विटर लिंक शामिल होगा, उसे फॉलो करना है। साथ आपने हमारा यूट्यूब का जो हमारा माजूद खाऊं कि हमारा जो व्हाट्सएप का लिंक है वो भी मौजूद होगा, वो भी लाजमी आप ज्वाइन कीजिएगा। आपके लिए तमाम चीज़ें बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगी। और अब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। और हमारा सबसे पहला सवाल, घटिया मोदी जी ने क्या किया। अच्छा, उस तरफ आऊँगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन उनके नताइज बहुत बड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि शुरू में हम वो बयान करते हैं। एक तो जद्दा के अंदर एक मीटिंग हुई है और ये सैफ री की मीटिंग हुई है, 3 बादशाहों के दरमियान ये मीटिंग है और बहुत बड़ी इस सारे सिनेरियो के अंदर इसका एक इम्पैक्ट है। एक तो जद्दा में जो मेज़बान है उनके वो सऊदी वली थे, वो शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, और उन्होंने इनकी मेज़बानी की थी। और फिर जॉर्डन के बादशाह आए किंग अब्दुल्ला दोम उसके अंदर, और फिर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी। और ये 3 जो लोग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं सारे सिनेरियो के अंदर। इनकी जो मीटिंग है वो बड़ी अहम है। इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हो चुकी है 3-4 वज़रा ख़ारजा के अंदर, वो पाकिस्तान मेज़बान था, 3 वज़रा ख़ारजा यहाँ पे आए थे। और एक जो प्रपोज़ल है वो जो हमने आज के सुबह के वीलॉग के अंदर दी थी कि प्रपोज़ल ये हो सकती है कि एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बेसिकली है आबनाए हुर्मज़, और उसी का इशू है। अमेरिका चाहता है कि वो उसके कंट्रोल में हो, ईरान चाहता है कि उसके कंट्रोल में हो, और वही तनाज़े का बायस बनी हुई है। ईरान उसे लूज़ नहीं करना चाहता, अमेरिका उसके बगैर डायलॉग नहीं करना चाहता। तो एक ऑप्शन ये भी है कि उसे सरहद पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, सिक्योरिटी पाकिस्तान उसको प्रोवाइड करे ताकि ट्रैफिक जो है वो रवा हो सके। और अमलन वैसे ये हो भी गया हुआ है। अब जो है ना पाकिस्तान के जहाज़ गुजर रहे हैं, कुछ और 2 चाइनीज़ जहाज़ भी गुजर गए हैं, तो वो अगर पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी और पाकिस्तान उसको गार्ड करेगा, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान जिम्मेदारी ले लेगा, तो उसके बाद फिर डायलॉग दोनों के दरमियान आसान हो जाएगा। तो मेरा ख्याल एक प्रपोजल है और ये प्रपोजल यहाँ पे डिस्कस भी हुई है लेकिन ओपन नहीं हुई, बाहर नहीं आई। अब उसके बाद जाहिर है फिर पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत शख्सियत के बारे में क्लेम किया जा रहा था कि यूएई गए हैं और वहाँ पे उन्होंने बड़ी अहम मीटिंग की है। अच्छा। और यूएई की गवर्नमेंट को राज़ी किया, कर रहे हैं वो, या राज़ी कर लिया उन्होंने। और उसके बाद ये बाकी जो अरब बादशाह हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं, इसीलिए मुलाकातें हो रही हैं कि एक पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाए। बयान सारे यही हैं कि जी ईरान बड़ी ज्यादती कर रहा है और ईरान को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ईरान को कंट्रोल करना चाहिए और ईरान के खिलाफ हम अपना हक दिफा महफूज रखते हैं। लेकिन इसके पीछे
پیچھے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر عربوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو جو ثالثی کر رہا ہے پاکستان, جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر عربوں کو شامل بھی کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بارے میں کوئی ڈیسیژن, میجر ڈیسیژن ہونے لگا. مارکو روبیو جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم بھی ہو گئی تو آبنائے ہرمز کو تو ہم ہر صورت کھلوائیں گے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے ہمیں ویسٹرنز کو اپنے ساتھ ملانا پڑے یا کچھ بھی ہو. تو یہ آبنائے ہرمز امریکنز کے لیے اتنا ٹچی کیوں ہوا ہوا؟ وہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گلف کی اسٹیٹس ہیں وہاں سے آئل اور اس کے بعد ایل پی جی جو ہے اور وہ سارے وہاں سے گزرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا سے مال جو ہے وہ بھی ان گلف اسٹیٹس میں جاتا ہے, کیونکہ جہاں پہ پیسہ ہوگا وہیں پہ منڈی ہوگی. تو وہ آمد و رفت جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر سے 135 جہاز روز گزرتے ہیں وہاں سے. اس کا اندازہ لگا لو کتنا بڑا وہاں پہ والیوم ہے ٹریڈ کا. تو وہ جب بند ہو جاتی ہے تو دو افیکٹس, کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کا مال وہاں پہ پہنچنا وہ رک گیا, تو ان کی ٹریڈ رک گئی, اور وہاں سے جو تیل آنا ہے اور گیس آنی ہے وہ رک گئی. تو بہت میجر نقصان ہے. اور وہاں پہ جو گلف اسٹیٹس کے اندر جتنی آئل کی اور گیس کی کمپنیز ہیں ان کے اندر شیئر ہے امریکہ کا یا ویسٹرن کمپنیز کا. تو وہاں پہ ویسٹرن کمپنیز بیٹھی ہیں تو ان کو بہت لاس ہے اس کا. تو وہ ہر صورت اس کو چاہتے ہیں کہ کھل جائے. ویسے تو جو تیل امریکہ خریدتا ہے وہ صرف 1% ہے, اور 1% بھی وہ ہے جو اس کے یہاں پہ اڈے ہیں, بیسز ہیں مختلف جگہوں پہ, اس کے لیے آئل جو اس سائڈ سے آتا ہے. تو لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹس بہت زیادہ ہیں, اور ان کی کمپنیز ہیں جو تیل نکال رہی ہیں تو ان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں. تو ان کے الائز کا پریشر زیادہ ہے, امریکہ ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, الائز کا بہت پریشر. ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن ڈائریکٹ افیکٹ اس طرح ہو رہا ہے. دیکھیں اگر $1 بلین $1 ٹریلین کا لاس ہو رہا ہے آپ کو, الٹیمیٹلی ڈائریکٹلی آپ انوالو ہوئے نا, وہ اس لیے اس کو کھولنا چاہ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2 چائنیز جہاز بھی آمنائے ہرمز سے اس وقت گزرے ہیں, اور یہ پہلے جمعے کے دن یہاں سے گزرنا چاہتے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی, یہ واپس چلے گئے. اب ان کو اجازت ملی ہے تو یہ گزر گئے, ملیشیا کی طرف جا رہے ہیں یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ایک یتیم خانے کے اوپر بھی حملہ ہوا جس کے اندر 2 افراد شہید ہو گئے ہیں, 2 زخمی ہو گئے ہیں, اور تازہ ترین فگر یہ ہے کہ 230 بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں, اور 800 بچے جو ہیں 1800 بچے جو زخمی ہیں اور بری طرح بیچارے زخمی ہیں. تو بچوں کو کم از کم سپیئر کرنا چاہیے, اور یہ یونیسیف کے اعداد و شمار ہے جو ہے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران نے جو اب تک حملے کیے ہیں خلیجی ممالک کے اوپر وہ 5200 ہے. 5200 حملے ایران جو ہے خلیجی ممالک کے اوپر کر چکا ہے 1 مہینے کے اندر. یہ بڑی زبردست قسم امریکی اڈوں پہ ہوئے ہیں, امریکی اڈوں پہ خلیجی ممالک کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے ایشو کی طرف. وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک گفتگو جو ہے انٹرسیپٹ کی ہے, کچھ کمیونیکیشن ہو رہی تھی, اور اس کو انٹرسیپٹ کر کے اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا, کیونکہ سارے کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے, جب ٹرانسلیٹ کیا گیا, ڈی کوڈ کیا اس کو, تو یہ پتہ چلا کہ انڈیا ایک پورا پلان بنا رہا ہے ایک فالس فلیگ آپریشن کا. اور جو لوگ اس وقت انڈین جیلوں کے اندر قید ہیں وہ پاکستانی ہیں. ظاہر ہے کوئی بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا گیا, کوئی غلطی سے بارڈر کراس کر رہا تھا, کوئی مچھیرے ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت حدود جو ہے دوسرے ملک کی سٹارٹ ہو گئی ہے, وہ چلے جاتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کچھ اس کے علاوہ جو ہیں وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز پرانے کرتے رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو بہت زیادہ لوگ انڈیا کے پاس سے جیلوں کے اندر ہے. تو انڈیا پلان یہ کر رہا ہے کہ ان سب کو جیلوں سے رہا کیا جائے, اور رہا کرنے کے بعد یا ان کو ویسے جیلوں سے باہر مطلب جیل بریک کر کے, جی وہ جیل بریک ہوئی ہے نکل گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر جموں کشمیر لے جا کے وہاں پہ ایک پورا پلان بنایا جائے, ایک ڈرامہ بنایا جائے کہ یہاں پہ اٹیک کیا انہوں نے, کوئی فوجی تنصیبات ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا, کسی شہر کو آگ لگا دی ہے, وہاں پہ بم بلاسٹ کر دیا, اس ٹائپ کا. یا ایک سیریز آف بم بلاسٹ ہے جس کے اندر ظاہر ہے کہ 200-400 لوگ بھی مارے جائیں گے, اور بہت زیادہ یلغار ہوگی ایک نا میڈیا کی, اور ایک خوفناک قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اس کو بیس بنا کے پھر ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں گے, یا اپنی افواج جو ہے اس کو مشرقی بارڈرز کے اوپر لے جائیں گے. مشرقی بارڈر پاکستان کا مشرقی بارڈر, انڈیا کو تو مغربی بارڈر ہوگا نا اس سائڈ پہ, تو وہ اپنی فوج کو یہاں پہ لے آئیں گے. اس کے 2 فائدے ہوں گے انڈیا کو. ایک تو ہماری جو انٹینشن ہے پاکستان کی اس وقت سفارتکاری میں لگے ہوئے ہیں بہت بڑے لیول پہ, ہماری وہ انٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. فیلڈ مارشل جو ہے پھر ان کو پاکستان میں بیٹھنا پڑے گا, وہ بار بار باہر نہیں جا سکیں گے, مذاکرات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت انڈیا الوف ہے بالکل, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اسے بالکل غائب ہے. تو وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا میں پھر انڈیا کو اسپیس ملنی شروع ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا انڈیا بھی ایک ملک ہے, اور وہاں پہ بھی بڑا پھٹا پڑا ہوا ہے. اور دوسرا وہ فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان اپنے مغربی بارڈر پہ یعنی افغانستان کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے, اور جب مشرقی بارڈر پاکستان کا ذرا انسیف ہوگا, یہاں پہ فوج اکٹھی ہوگی, تو پاکستان فوری طور پہ اس سائڈ پہ بھی توجہ دے گا. جو اس سائڈ پہ توجہ دے گا تو اس سائڈ سے جو طالبان ہیں ان کو سپورٹ مل جائے گی, اور وہ ری لانچنگ کر سکیں گے پاکستان کے اندر تاکہ بم بلاسٹ ہو سکے. ایک چیز بتائیے کہ جیلسی تو یہ ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ یہ نیتن یاہو, یہ شیطان یاہو کا پلان بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے انڈیا کو کہا ہو کہ یہ مذاکرات میں, کیونکہ
وہ تو نہیں چاہتا نا کہ مذاکرات ہوں جو اسرائیل ہے کہ پاکستان کو ادھر انگیج کرواؤ, اس میں اسرائیل بھی شامل ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے مت ماری ہوئی اس وقت اسرائیل کی, یہ صرف اور صرف مودی صاحب کا پلان ہو سکتا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے نا اس وقت اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہا ہے. اچھا, یہ تو وہ ایسی حرکت کرنا چاہ رہا ہے کہ جس سے وہ کہتا ہے چلے کوئی مسئلہ نہیں, گلاس تو ٹوٹے گا, شور تو ہوگی نا, لوگ دیکھیں گے تو صحیح نا, یہ اس ٹائپ کی حرکت ہے. اچھا صاحب, آپ نے ان کا اگر میڈیا دیکھا ہو تو موتری صاحب کا جو پورا گودی میڈیا ہے معذرت مودی صاحب وہ نکل جاتا ہے یار. یہی لے گے میڈیا میں روزانہ ان کے ایک بڑے مزے کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ آج امریکن پریزیڈنٹ سے بات کی, آج فلانے نے ہمیں کال کیا, آج فلانے ہمیں کال کیا, جیسے بولتے ہیں نا کچا ہو جاتا بندہ. ہاں وہ کمزور ہو گیا بیچارے یار, مئی کے بعد مت ماری گئے ان کے, اور پاکستان کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو رہا مزید تو تکلیف ان کو اگر فرض کرو آپ نے ہرمز کے اوپر پاکستان کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو انڈیا کے جہاز پہ انہیں پاکستان سے پرمیشن لینی پڑے مرنے کا مقام ہو. ٹھیک ہے, چلیں چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. نیکسٹ ٹاپک ہمارا جی میں کہتا ہوں بہت ہی بڑی خبر ہے یہ, ٹرمپ صاحب کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, مجتبی خامنہئی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب رجیم چینج ہو چکی ہے ایران کی, جو ہم تبدیل کروانا چاہتے تھے, نئے لوگ آئے ہیں, سینسیبل لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی چند دنوں میں ہم بتائیں گے کہ محمد باقر کالیباف جو اسپیکر ہیں ان کے, وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے نا نئے لوگ جو آئے ہیں وہ معقول ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. عنقریب اس بات چیت کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. ساتھ انہوں نے انکشاف کیا ہے, یا پھر انہوں نے ایک درفنتنی کہتے ہیں ویسے اردو میں نا, ایک عجیب و غریب سا لفظ ہوتا تھا پہلے, انہوں نے وہ چھوڑ دیے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ایویں سی کوئی بات ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا جی جو مجتبی خامنہئی صاحب ہیں نا ان کے بارے میں پکی اطلاع تو نہیں ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہے اور وہ پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں, اس ٹائپ کی انہوں نے بات کی ہے. اور کہتے ہیں جی عنقریب ان کی حالت خراب ہے ان کی, حالت خراب. تو انہوں نے کہا جی حالت خراب. اب یہ نا جو نئی رجیم ہے نا, جس کو نئی رجیم کہہ رہے ہیں, تو ایک تو وہ جو کالیباف ہے ان کا ذکر کرتے ہیں, محمد باقر کالیباف, اور ایک دوسرے محمد باقر بھی ہیں جو ذوالقدر, جو نئے سیکرٹری بنے ہیں ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے, سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے. ٹھیک ہے. اور یہ علی جانی صاحب کی طرف کی جگہ آئے ہیں. تو علی لاری جانی صاحب کی جگہ جب آئے ہیں تو اس کے بعد اس کو وہ خاموش ہے, ویسے انہوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا. تو ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ جی یہ بڑے معقول آدمی ہے, ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. جو پہلے علی لاری جانی صاحب تھے, یہ لوگ تھے, یہ معقول نہیں تھے. تو ایک امپریشن سا کریٹ کر کے نا وہ دنیا کو متاثر کرنا چاہتا ہے, دیکھیں جی بڑے اچھے لوگ آ گئے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ چل رہا ہے, اب ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا, بس نکل جائیں گے یہاں سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نئے ہرمز پاکستان کے ماتھے ماریں گے کہ جی آپ اس کو کنٹرول کریں, اور اس پہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے, اور جنگ بھی نہیں ہوگی اس میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مذاکرات کر کے, کیونکہ اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے 15 نکات کے اوپر, اور وہ امریکہ مائلڈ ہو رہا ہے اس کے اندر. پیچھے سے بہت ساری چیزیں جو نکلتی چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں یہ فائنل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ الابلی ہو جائے گا. اور اس دوران اگر کوئی واقعہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ, کیونکہ یہ جو نیتن یاہو ہے نا, یہ بڑا خوفناک آدمی ہے, آپ نے بات درست کی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ جنگ رکے. اس نے اگر کوئی واردات ڈال دیں, کوئی دنیا کا کوئی بڑا سربراہ اسیسینیشن ہو جاتی ہے اس کی, یا کوئی اٹیک ہو جاتا ہے کسی کے اوپر, اور بڑا اٹیک ہو جاتا ہے, تو پھر یہ جنگ نہیں رک سکتی, پھر یہ کام لمبا ہو جائے گا. اچھا چوہے صاحب, یہ جو شیطان یاہو ہے اور اس کے ساتھ یہ جو جنگلی بھینسا یا 8واں عجوبہ جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ٹرمپ یہ ملے ہوئے ہیں یا واقعی کچھ اور کرتا ہے جو یاہو ہے؟ اب بیسیکلی پھنس گئے ہیں سارے, یہ دونوں پھنس گئے ہیں, دونوں پھنس گئے ہیں. گیم تو ان کی دونوں کی اکٹھی تھی, وہ بیسیکلی تو تیل کی دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو اب یہ پھنس گئے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو اسٹرکچر ہے اس کا انرجی کا, اس پہ اٹیک نہیں کرنا, ٹرمپ نے روکا ہوا, لیکن وہ پھر بھی کر دیتا ہے نیتن یاہو. وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نا جی, کہ ایران بھی کرے, پھر ایران بھی کر دیتا ہے, تو اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو ٹرمپ شامل ہے اس کے ساتھ؟ نہیں, ٹرمپ شامل نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ٹرمپ شامل ہے. ٹرمپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا, معاملہ بکھر گیا, تو میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ دونوں کوئی نہ کوئی ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر اسرائیل کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. نیتن یاہو آلموسٹ وہاں پہ ڈیفیم ہو گیا ہوا ہے, اس کی فائلز بھی نکل آئے, بی فائلز جو ہے نا, تو وہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کرپشن کے چارجز بہت زیادہ ہیں, اور اس نے بڑی مشکل میں پھنسایا ہوا لوگوں کو. تو وہ میرا نہیں خیال کہ ری الیکٹ ہو سکے گا, یہ اس کی پارٹی ہو سکے گی. اب دوسری سائڈ پہ نومبر میں امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہے, اور اگر یہ ٹرمپ جو ہے وہ اسی طرح پھنسا رہتا ہے, یا اس کے پاس کوئی وکٹری نہیں ہوتی, تو وہ ریپبلکن یہ الیکشن ہار جائیں گے, کانگریس میں فارغ ہو جائیں گے, کانگریس سے بالکل فارغ ہو جائیں گے. پھر تو کخ ان کے پاس ہی بچے گا. تو یہ میرا خیال ہے ان دونوں کی وکٹری کے لیے یہ جنگ بڑی ضروری ہے, تو انہوں نے مل ملا کے یہ کام کیا ہوا. چلیں ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری پہ. جی اب نیکسٹ اسٹوری پہ ایک جملہ ہے جی کہ ایران جنگ کرتا ہے تو پتہ لگتا. اب اس جملے کو میں ایکسپلین بالکل نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ لیجیے گا. لیکن پاسداران انقلاب نے ایک بڑا خوفناک بیان دیا ہے کہ آپ نے ایران کو چھیڑ تو دیا ہے, لیکن ایران کو کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا امریکہ کو کنٹرول کرنا ہے. تو جانتے ہیں پاسداران انقلاب نے اب کیا کیا. اب پاسداران کے جو کمانڈر ہیں ان کا بیان ہے, اور اسماعیل کہانی نام ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ دنیا کو نئے علاقائی نظام جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اور یہ خبر جو ہے
AFP जो फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी Agence France Presse उन्होंने दी है, और उस पर उन्होंने कहा है जी कि हिजबुल्लाह और यमन जो कार्रवाई कर रहे हैं दोनों साइडों से, और ये अनकरीब जो है एक नया सिस्टम, ये देखो ईरान ने कमाल ये किया है कि दो बेसिकली आबनाए हैं, उनको उर्दू में सबसे ज़्यादा आसान कर देते हैं, स्ट्रेट्स जिनको कह देते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं और दोनों के ऊपर ईरान बैठा हुआ है। एक साइड पे आबनाए हुर्मज़ है जहाँ से 20% ऑयल निकलता है, यहाँ से जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड में, और दूसरी साइड पे ना उसको कहते हैं बाबुल फंदक, बाबुल मंदब। अब ये बाबुल मंदब जो है ना ये यमन की साइड पे है, और वहाँ पे भी 18 किलोमीटर का वो रेडियस है, और वहाँ से भी ये रेड सी की तरफ है, रेड सी की तरफ जहाँ हouthis बैठे हुए हैं, यहाँ हouthis बैठे हैं, वहाँ पे हouthis बैठे हुए हैं, और बाकायदा यमन को डिवाइड करके हouथियों ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो अब वहाँ से 18% जो ऑयल है दुनिया का वहाँ से जाता है, और तो ये सऊदी दो पाइपलाइंस भी उधर ही हैं। सऊदी पाइपलाइन उन्होंने ऑल्टरनेटिव बनाया हुआ था कि अगर आपने हुर्मज़ बंद होता है तो वहाँ से उन्होंने यम्बो एक जगह का नाम है उनका, ठीक है, तो वहाँ से उनका ख्याल ये था कि पाइपलाइन के जरिए हम इधर से तेल निकाल लिया करेंगे, ठीक है। वो वहाँ से भी तेल नहीं निकल सकता, वहाँ पे हौतीस बैठ के, और हौतीस जो है वो 2-3 हफ्ते चुप रहे, और जब उन्होंने देखा कि मामला बहुत गर्म हो गया हुआ है तो फिर वो मैदान के अंदर आए, कूद पड़े, उन्होंने कहा जी अब हम भी अटैक कर रहे हैं। तो वो ईरान की स्ट्रेटजी ये थी कि जब अगर ये जंग होती है तो उस साइड से हिजबुल्लाह अटैक करेगा इसराइल पे, इस साइड से ईरान करेगा, और जब अमेरिका के बहरी बेड़े जो दाखिल हो जाएंगे खलीज फारस के अंदर तो बैक साइड से हौतीस से अटैक कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है उसी साइड पर बड़ी तेजी से ये जा रहा तो ऐसा वैसे ईरान की तारीफ बनती है, है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बहादुरी से और बड़ी प्लानिंग से लड़ रहा है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जी इस्माइल साहब ने कि ये जो इसराइल है वो झूठे वादे कर रहा था, और वो जो झूठे वादे उसके नाकाम हो गए हैं, और नेतन्याहू जो है ना इलाके में सिक्योरिटी बेल्ट बनाना चाहता था, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए। ये वही सिक्योरिटी बेल्ट हैं जो वो हिजबुल्लाह के यानी लेबनान के इलाकों में बनाना चाहता है और इस साइड में बनाना चाहता है, तो बहर पसा इन्होंने लिया उसको, इलाकों पे कब्जा करना चाहता है, इलाकों पे कब्जा करके। ठीक है। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी पाकिस्तान के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी है कि पाकिस्तान में जी मुज़ाकरात तो आप जानते ही हैं कि हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अब इसका नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, और वो नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब डायरेक्ट मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे, कहाँ पे होंगे ये भी बताते हैं, और इसके हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है वो है इसहाक डार साहब के हवाले से। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर को अजीबोगरीब किस्म का माहौल बना दिया गया। ये कुछ घटिया किस्म के जो है ना यूट्यूबर्स जो थे, इन्होंने क्या काम किया कि हुकूमत की अगर कोई अच्छी बात पे भी तारीफ करो तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, उस पर भी जो तारीफ कर रहा है, और हुकूमत पे तो ये तनकीद करते ही रहते हैं, लेकिन भाई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो कर रहा है, आपके मुल्क के लिए कर रहा है, उसकी तारीफ क्यों ना करें। तो आज एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताएंगे जो वाकई तकलीफ में इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, एक पूरी स्टोरी है, ये जानिएगा ये क्या है। अब देखिए, एक तो इस हफ्ते के अंदर डायलॉग जो है इम्कान है कि पाकिस्तान के अंदर हो जाएंगे ईरान और साथ अमेरिका के, क्योंकि ये बहुत सारे मामलात इनके तय पा चुके हैं, बस ये एक टेबल लगनी है और उस टेबल के ऊपर बैठ के इन्होंने मामला सेटल कर लेने। तुर्की के अंदर भी इम्कान है इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मिसाइल गिर रहे हैं, आज भी वहाँ पे एक मिसाइल गिरा जिसे नेटो ने इंटरसेप्ट किया है, तो सबका ख्याल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा जाए, कोई मीडिया पर्सन उनसे पूछ ले और वहाँ पे शकरंजी या कोई नेगेटिव बात हो जाए तो सारा मामला डिरेल हो जाएगा। मिस्र के अंदर इसलिए नहीं हो सकते कि एक तो फासला ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि ईरान वहाँ नहीं जाना चाहता मिस्र के अंदर, और बाकी अगर इसराइल शामिल होता है तो फिर मिस्र के अंदर होंगे, क्योंकि इसराइल जो है ना वो पाकिस्तान उसको अलाउ करेगा ना तुर्की अलाउ करेगा। ठीक है। तो अब 3 ही डेस्टिनेशन थी, या इजिप्ट थी या फिर तुर्किया थी या फिर पाकिस्तान थी, तो पाकिस्तान के ऊपर कंसेंसस है सबका, किसी को कोई एतराज़ नहीं। तो इस हफ्ते इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला ये मीटिंग हो जाए, अगर होगी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि इसहाक डार साहब जो ना उनके साथ कल परसों एक एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट ये हुआ है कि 3 वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, और ये इसहाक डार साहब की इन्विटेशन पे वो पाकिस्तान आए थे। तो पहली जो उनकी मीटिंग थी वो मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ थी, दूसरी जो मीटिंग थी उनकी वो तुर्किश वज़ीर आज़म के वज़ीर ख़ारजा के साथ थी, और जो तीसरी मीटिंग थी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ थी। तो सुबह 10 बजे जो पहली मिस्री जो वज़ीर ख़ारजा जब पहुँचे वहाँ पे मफ़ा की बिल्डिंग में, वज़ारत ख़ारजा जो उसकी तो जब ये उनको रिसीव करने के लिए आए थे तो ये जा रहे थे स्टेज की तरफ, तो इनका पाँव स्लिप हुआ क्योंकि वहाँ पे पॉलिश नहीं हुए थे, और ये गिर गए, और ये राइट साइड पे गिरे। जब गिरे तो इनका जो कंधा है उस पर हेयर लाइन आ गई, यानी कि हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया, यानी वो त्रेड़ आ गई जिसको कहते हैं पंजाबी में, तो वो आ गई। और वो ज़ाहिर बड़ी दर्द होती है, आप अगर कभी अंदाज़ा करें कि अगर आपके किसी जगह पे भी हेयरलाइन फ्रैक्चर होना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो लेकिन इस बंदे का कमाल ये है कि इसके बावजूद ये दोबारा स्टेज पे गया उठ के, और उस वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की, बैठ के गप लगाई, और बहुत तकलीफ़ के अंदर ये बंदा बैठा रहा। उसके बाद फौरी तौर पे ने कहा जी अस्पताल जाएं, चेक करवाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये तीनों मेरी दावत पे यहाँ आए हुए हैं, और अगर मैं चला गया तो ये डिले हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो इन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे पेन किलर इस्तेमाल की, और उसके बाद अगले वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के साथ मीटिंग की, फिर
तीसरे वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग की, फिर 6:30 बजे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का खाना था और वहाँ पे इनकी इनकी इकट्ठी मीटिंग भी थी, उसके बाद वो भी थे। तो आखिर में 6:30 बजे जो है प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए, वहाँ पे खाना हुआ, वहाँ पे मीटिंग हुई और उसके बाद 9:30 बजे जो थे वो वज़ीर ख़ारजा जो थे वो पाकिस्तान से चले गए। जब वो रुखसत हुए तो उसके बाद फिर ये अस्पताल गए, जब अस्पताल गए तो चेक किया तो वहाँ पे फ्रैक्चर था। तो अब फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर ने कहा जी कि आपने अब आराम करना है। लेकिन यार इस बंदे का कमाल देखो, क्योंकि कल जो है 31 तारीख है और इससे चंद दिन पहले जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा थे उनका फ़ोन आया था इनको और इन्होंने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि मैं 31 मार्च को चाइना का दौरा करूँगा और आपको एतमाद में लूँगा जो कुछ ये सब कुछ सूरत हाल हो रही है, और इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तो अब डॉक्टर कह रहे हैं और उसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा के लोग कह रहे हैं जी कि आप इसको कैंसिल करें, आपकी सेहत का मसला है। लेकिन इस बंदे का कमाल ये है कि ये आज सुबह जो है वो चाइना जा रहे हैं और जाके वहाँ पे ये डायलॉग करेंगे और जो मीटिंग्स है वो प्रॉपर ये मीटिंग करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो ये वाकई एक काबिल तकलीद है और काबिल तारीफ़ है। एक आदमी दिन रात लगा हुआ है पाकिस्तान के लिए और उसने बंदे ने वाकई कमाल किया। मैं माजी में कई मरतबा इनके साथ को बहुत अच्छे तल्लुकात नहीं रहे, बल्कि वो पूरी मैं कहानी सुनाऊंगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुझसे क्या करवाया था इनके खिलाफ और क्यों और कितना प्रेशर था उस वक्त सारा। तो ये बड़ी डिटेल है, वैसे वो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन जो इस बंदे का कमाल है, जो इस बंदे का कंट्रीब्यूशन है, मेरा ख्याल ये है कि उसे तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने डॉक्टर साहब से मतलब मुलाकात हमारी हुई है, जितना हम उन्हें जानते हैं, ये पता है कि रात 1-2 बजे तक तो वो रेगुलर काम करते हैं, वैसे ही 2-3 घंटे सोते हैं सिर्फ, वैसे बिल्कुल वर्कोलिक जिसको कहते हैं ना। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, पाकिस्तान की हर खुशी में परेशान होने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है या दोस्त है? यार ठीक है, मुझे पता है आपको क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को छोड़ दे यार, जान दे। नहीं, ये जो आपके दोस्त हैं औरिया मकबूल जान, ठीक है, उनके जो ख्वाब भी देखते हैं, इन्हें कभी को खूनी ख्वाब आ जाते हैं, कभी इन्हें को ख्वाब आते हैं कि बाएं हाथ से बाजवा साहब ने फाइल पकड़ी और वो गुस्ताखी होगी। मतलब ख्वाब में आपका ख्वाब, आपके ख्वाब में आपने किसी को देखा? यार ख्वाब में कोई कंट्रोल हो सकता है बंदे का, मुझे बता दो। तो इन्होंने गुस्ताखी कैसे बना दी? तो यार हर आदमी का अपना व्यू है। मेरे दोस्त हैं वैसे मोरिया साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूं। आपको लगता है कि ये अभी मतलब हैं हमारे सीनियर, हम उन्हें कुछ कहते नहीं है, अल्फाज में बड़े एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन औरिया मकबूल जान जो बातें कर रहे हैं इस वक्त फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, कोई अकल की बात है? यार हर आदमी का अपना व्यू है यार, फिर मैं कहता हूँ कि हर आदमी का पूरा हक है कि वो क्या व्यू देना चाहिए। घटिया भी हो लेकिन व्यू है। नहीं यार देखो, आप भी तो बात कर रहे हो ना, मैंने आपको रोक रहा हूँ। जब आपको नहीं रोक रहा तो उनको मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं उस तरह की बातें नहीं करता कि मुझे रोका जाए। अच्छा चलिए आगे चल, तो औरिया साहब चले, मुझे बताइए ईरान की जो नई लहर है चौधरी साहब, उसके बारे में बताओ। अब देखिए 87वीं लहर है और ये इसके अंदर जो निशाना बनाया जा रहा है वो है एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उनके, और इसके साथ साथ ड्रोन हैंगर्स हैं और फिर वेपन सपोर्ट तनसीबात हैं। और ये अमेरिका और इसराइल की जो फौज इस वक्त बैठी हुई है या उनके पायलट्स जो बैठे हुए हैं, जहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये अटैक किया जा रहा है। और ये दोनों जगहों पे किया जा रहा है। इस वक्त इसराइल के अंदर भी अटैक किया जा रहा है और साथ साथ जो खलीजी ममालिक के अंदर जो बेसिस हैं उन सब के ऊपर भी अटैक जो है वो जारी और सारी है। और जो लहर है इसका नाम रखा गया है रियर एडमिरल तंगसेरी, जो इनके कमांडर थे नेवी के जो शहीद हुए हैं पिछले दिनों। तो तंगसेरी साहब जो है ना, तंगसेरी साहब, उनके नाम के ऊपर ये इन्होंने मिसाइल चला रहे हैं। इस वक्त अमाद मिसाइल है, क़याम मिसाइल है और खुर्रम शहर 4 जो है ये मिसाइल है, और इस वक्त इन्होंने लॉन्च कर दिए। सुबह पता चलेगा कि क्या क्या उन्होंने तबाही फैलाई है। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। अच्छा, एक स्टोरी हमारी और थी जी, वो है अफगानिस्तान ने हार मान ली है बाकायदा, मतलब जितनी शोखियां थी उन्होंने मारनी थी, मार ली, इंडिया के साथ मिलकर साजिशें कर ली, सब कुछ हो गया। इसके मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर है, वो खबर हम आपको बताएंगे। आपका जो हमारा अगला वीलॉग होगा जो दिन के टाइम लगेगा, सुबह के टाइम, उसके अंदर उसकी डिटेल शामिल होगी, वो देखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और साथ एक रिक्वेस्ट हुकूमत पाकिस्तान से भी है जी कि पाकिस्तान जब भी कुछ अच्छा कर रहा हो और उस वक्त उसके खिलाफ जो बोल रहा हो वो पाकिस्तान का दोस्त तो किसी सूरत नहीं हो सकता। तो इस वक्त जितने वो यूट्यूबर्स जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, जो कहते हैं कि पीटीआई से है और पीटीआई डिसओन नहीं करती, तो जब जैसे ही पाकिस्तान अपने तमाम मामलात से फ्री होता जाए तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो इन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान को गाली देगा ना हम माफ करेंगे और ना ही चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान उसे माफ करे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक स्टोरी रहेगी इसराइल की, दो खौफनाक साजिश है। 2 वाकयात हुए। आज एक कुवैत के ऊपर हमला हुआ है, डिसैलिनेशन प्लांट है वो तबाह किया गया है, और अब ईरान की तरफ से ये खबर आई है कि हमने ये हमला नहीं किया, ये हमला किसी और ने किया और ये बड़ा वहशाना है और हम इस किस्म के हमले नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमला इसराइल से किया गया और वो चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़े। दूसरा हमला जो है तुर्की की तरफ हुआ है, मिसाइल एक फायर हुआ है जिसको नेटो ने डिफेंड किया है और उसको इंटरसेप्ट किया है, और उसके ऊपर अभी तक ईरान खामोश है। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये भी इसराइल की तरफ से है, क्योंकि बार बार इसराइल ऐसी हरकतें कर रहा है कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े, और मुसलमान इतने समझदार हैं कि नहीं लड़ रहे। कमाल है बस। बिल्कुल ठीक है जी, और माशाल्लाह इसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत खुशी हो रही है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान